आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग चैप्टर को कवर करेंगे। जो स्लाइड्स रह गई थी हमारी मल्टी थ्रेडिंग मॉडल जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ले लिया था कि क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं। तो मैनी टू वन मॉडल को देखते हैं कि बहुत से यूज़र लेवल थ्रेड अगर मैप हो रहे हों एक सिंगल कर्नल थ्रेड के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे ये मैनी टू वन का मॉडल है। अगर आपका एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो बाकी सारे थ्रेड की ब्लॉकेज का भी वो कॉज बनता है। मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो पैरेलल वे में नहीं चल सकते किस सिस्टम के ऊपर, जो मल्टी कोर सिस्टम होते हैं हमारे, क्योंकि कर्नल में जो हैंडलिंग करने के लिए बैठा हुआ है वो एक ही थ्रेड है। बहुत चंद सिस्टम है जो इस मॉडल को यूज़ करते हैं, और डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि यूज़र स्पेस के अंदर जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स हैं और इनकी हैंडलिंग के लिए सब जो हैं वो मैप हैं एक कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर। सोलरिस ग्रीन थ्रेड और GNU पोर्टेबल थ्रेड इसकी एग्जांपल हैं। नेक्स्ट मॉडल है जी 1-to-1 मॉडल। वो मॉडल जो विंडोज़ में यूज़ होता है, दैट इज़ 1-to-1 मॉडल। हर यूज़र लेवल थ्रेड के लिए कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो अवेलेबल है। यूज़र लेवल थ्रेड अगर एक क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए कर्नल लेवल थ्रेड भी जो है वो क्रिएट होगा। ये कंकरेंसी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो हमारा मैनी टू वन मॉडल था ये एफिशिएंसी के लिए हम यूज़ करते हैं, और 1-to-1 मॉडल जो है वो कंकरेंसी के लिए यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ थ्रेड्स पर प्रोसेस जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं ताकि ओवरहेड जो है वो ना बढ़े। और इसमें आप एक फार्मूला फॉर्म में भी लिखना चाहें तो याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी एग्जांपल, विंडोज़ और लाइनक्स और सोलरिस 9 जो हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो मैनी टू मैनी मॉडल है। मैनी टू मैनी मॉडल के अंदर जो है देखिए मैनी यूज़र लेवल थ्रेड है और मैनी कर्नल लेवल थ्रेड है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन जो इस मॉडल में होती है वो ये होती है कि यूज़र लेवल कर्नल लेवल थ्रेड जो हैं वो ऑलवेज़ लेस दैन या इक्वल टू होते हैं कर्नल लेवल थ्रेड के। यूज़र लेवल थ्रेड जो हैं वो मैनी कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर मैप हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि कर्नल लेवल थ्रेड जो हैं वो क्रिएट हों मल्टीपल। सोलरिस 9 और इससे पहले वाले जितने वर्जन थे उसमें ये यूज़ होता था। और विंडोज़ के अंदर जो है वो थ्रेड फाइबर पैकेज आता है जो मैनी टू मैनी के ऊपर बेस करता है। 2 लेवल मॉडल जो है वो कम्बिनेशन है, वो हाइब्रिड मॉडल है। किसी भी दो को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो 2 लेवल की तरह जो है वो परफॉर्म करेगा। नीचे जो है वो एग्जांपल दी गई हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो 2 लेवल मॉडल पे काम करें। अब मॉडल जो भी हो, थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग मॉडल आप जो भी यूज़ कर लें, थ्रेड क्रिएशन जो आपने करानी है उसके लिए आपको नीड होगी एक थ्रेड लाइब्रेरी की। अब थ्रेड लाइब्रेरी जो है वो APIs प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम क्रिएट करते हैं या मैनेज करते हैं थ्रेड्स को। 2 वेज़ हैं इस थ्रेड लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करने के। आप इस थ्रेड लाइब्रेरी की इम्प्लीमेंटेशन यूज़र स्पेस में भी कर सकते हो एज़ वेल एज़ कर्नल स्पेस में भी कर सकते हो। अगर आप लाइब्रेरी को यूज़र स्पेस में इम्प्लीमेंट करते हो तो फिर प्रोग्रामर जो है हमारा वो डील कर रहा होता है इस चीज़ से। अगर कर्नल लेवल पे थ्रेड लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट हो रही है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसे हैंडल करता है। और 3 लेवल की जो 3 तरह की मोस्ट कॉमन थ्रेड लाइब्रेरीज़ हैं, जो पी थ्रेड्स की है, विंडोज़ की है और जावा थ्रेड की है। पी थ्रेड जो हैं वो यूज़र लेवल के तौर पे भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं और कर्नल लेवल के तौर पे भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। और जो API प्रोवाइड किया गया है पी थ्रेड के लिए उसका नेम है जी IEEE 1003.1c, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन और क्रिएशन करवाता है। ये जस्ट एक स्पेसिफिकेशन ही है, ये स्टैंडर्ड जो हमने पढ़ा है, इसकी इम्प्लीमेंटेड फॉर्म जो है वो नहीं अवेलेबल। APIs क्या होते हैं, API स्पेसिफाई करते हैं थ्रेड लाइब्रेरी का बिहेवियर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जब तक डेवलपमेंट नहीं होती इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे की जाएगी। और पी थ्रेड जो हैं वो लाइनक्स, मैक और सोलरिस में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है जी जावा थ्रेड। जावा थ्रेड जो है वो JVM जावा वर्चुअल मशीन मैनेज करता है, और ये थ्रेड मॉडल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही
हैंडल कर रहा होता है। थ्रेड जो है वो नीचे आपको एक रूटीन दी गई है, इसकी मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक इंटरफेस रनेबल और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड रन। ये थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करती हैं, ये जो रूटीन आपको नज़र आ रही है। और रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो थ्रेड जो हैं वो क्रिएट होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है जी इम्प्लिसिट थ्रेडिंग। इम्प्लिसिट थ्रेडिंग का मतलब होता है थ्रेड्स इस तरह ग्रो हो रहे हों, ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी एज नंबर ऑफ थ्रेड इंक्रीज, प्रोग्राम करेक्टनेस मोर डिफ़िकल्ट विद एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग। इम्प्लिसिट का मतलब है जो ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाए, ठीक है। एक्सप्लिसिट होता है जो हमें खुद से जो है वो करनी पड़े। क्रिएशन और मैनेजमेंट जो थ्रेड्स की है वो कंपाइलर या रन टाइम लाइब्रेरीज़ की मदद से की जाती है, ना कि प्रोग्रामर की मदद से, जिसके 3 मेथड हैं कि आप थ्रेड पोल बना लें, या ओपन एमपी यूज़ कर लें, या ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैचर को जो है वो यूज़ कर लें। इसके अलावा कुछ अदर मेथड्स भी जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। पॉइंट की बात आपने ये रखनी है, ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी कैसे होती है, जैसे नंबर ऑफ़ थ्रेड इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर आप एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग को यूज़ करते हो तो फिर प्रोग्राम करेक्टनेस जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, जिसके लिए इम्प्लिसिट थ्रेडिंग की जाती है, खुद से थ्रेडिंग की जाती है थ्रेड पोल की मदद से, ओपन एमपी की मदद से, या ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैचर की मदद से। अब पोल जो है वो क्या है, समझे क्यू है, नंबर ऑफ़ थ्रेड एक पूल के अंदर जहाँ पे वो वेट कर रहे होंगे अपने वर्किंग के लिए। इसका एडवांटेज क्या होगा जी, जैसे हमें पता है 3 तरह की शेड्यूलिंग क्यूज़ हम यूज़ करते हैं, और हर क्यू का कोई ना कोई जो है वो बेनिफिट है। इसी तरह इसका भी जो है वो बेनिफिट है, जैसे कि फास्टर हो जाती हैं सर्विसेज जब एक एग्जिस्टिंग थ्रेड जो है वो क्रिएट करवाता है न्यू थ्रेड को, जिसे हम कहते हैं थ्रेड स्विचिंग, वो फास्टर होगी। नंबर ऑफ़ थ्रेड्स किसी एप्लीकेशन के वो बाउंड हो जाते हैं साइज़ ऑफ पूल पे, यानी ये एक प्रोसेस है, इसके इतने थ्रेड्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। जो टास्क हमने परफॉर्म करने हैं, ठीक है, वो सेपरेट हो सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली आपके थ्रेड जो हैं वो रन हो सकते हैं। अलाउ करते हैं टास्क को कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो रनिंग टास्क के लिए यूज़ किए जा सकें, यानी टास्क कुड बी शेड्यूल टू रन पीरियडिकली। विंडो एपीआई यूज़ की जाती है, डबल वर्ड विंडोज़ एपीआई पूल फंक्शन, ठीक है। ए वॉइड ये इसका पैरम है, यानी पैरामीटर है। ये रन जो है, ये फंक्शन जो है वो एक सेपरेट थ्रेड जो है वो चला सकता है। ओपन एमपी जो है वो बेसिकली कंपाइलर डायरेक्टिव्स का एक कम्बिनेशन है, एक सेट है, जैसे C++, फोर्ट्रान जो है वो इन्हें सपोर्ट करते हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग शेयर्ड मेमोरी में जो हम पढ़ते हैं उससे सपोर्ट करती है, ठीक है। पैरेलल रीजन्स को आइडेंटिफाई करती है, वो ब्लॉक ऑफ कोड जो पैरेलल वे में रन हो सकते हैं वो ओपन एमपी में बताए जाते हैं। हैश प्रैग्मा OMP पैरेलल क्रिएट करेगा मैनी थ्रेड्स, ठीक है। जितनी कोड्स होंगी उतने थ्रेड ही जो हैं वो क्रिएट हो जाएगा, और फिर इन थ्रेड को हम पैरेलल जो है वो लूप की फॉर्म में चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है 0 से स्टार्ट करेंगे हम, n तक जो हैं वो चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक वेक्टर है, एक एरे है, A ऑफ I में B ऑफ I जो है वो ऐड जैसे हो रहा है, यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो दी गई है। नेक्स्ट है जी ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच। ये टेक्नोलॉजी जो है वो मैक और iOS में अप्लाई होती है। ये C++ लैंग्वेज की एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये एक रन टाइम लाइब्रेरी है, डायनामिक लाइब्रेरी है ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैचर। जैसे जो हम डिस्पैचर पढ़ते हैं अपने CPU का, वो भी रन टाइम ही है, उसने भी डिसाइड करना होता है किसे रैम से उठाना है। फिर अगर वेटिंग आ जाती है या टाइम आउट आ जाता है तो किसे मैंने हार्ड डिस्क पे मूव करना है, किसे मैंने जो है वो वेटिंग क्यू के अंदर मूव करना है। इसी तरह ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैचर भी जो है वो एक रन टाइम लाइब्रेरी है, अलाउ करती है पैरेलल सेक्शंस की आइडेंटिफिकेशन को, और मैनेज करती है थ्रेडिंग की डिटेल्स को, ठीक है। आप जो भी ब्लॉक लिखोगे वो आपने जो है वो इन स्पेसिफाइड ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखना होता है, ठीक है। ये ब्लॉक जो है वो डिस्पैच क्यू में चला जाता है। जितना भी ब्लॉक, ज़रूरी नहीं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जहाँ
जैसे यहाँ पे मेंशन है कि कितनी भी नंबर ऑफ़ लाइन जो हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं और अलग असाइन कर सकते हैं किसी एक थ्रेड पूल के अंदर क्यू से निकालने के बाद। तो ये जो डिस्पैच क्यू है ये दो तरह की हैं, ये सीरियल है या कंकरेंट है। सीरियल जो है वो फीफो ऑर्डर के अंदर, क्योंकि हमें पता है क्यू में फीफो ऑर्डर जो है वो यूज़ होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, ठीक है। तो क्यू जो है वो पर प्रोसेस बनाई जाती है, ठीक है, जिसे हम मेन क्यू कहते हैं। प्रोग्रामर जो हैं एडिशनल सीरियल क्यू भी ऐड कर सकते हैं। कंकरेंट में क्या है, फीफो ऑर्डर में रिमूव किया जाता है, लेकिन एक से ज़्यादा जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि 3 सिस्टम वाइड क्यूज़ जो हैं वो प्रायोरिटी इसके लिहाज से जैसे लो डिफ़ॉल्ट हाई हम बना सकते हैं मेन क्यू के अंदर, और वहाँ से जो है वो इस चीज़ को निकाल सकते हैं। अब थ्रेडिंग के इश्यूज़ क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए जी। थ्रेड क्रिएशन के कुछ जहाँ कुछ फ़ायदे हैं वहाँ इश्यूज़ भी हैं। जैसे फोक एंड एग्जिक सिस्टम कॉल किस सिमेंटिक में चलेगी, इसका मीनिंग क्या है। पेरेंट और चाइल्ड में तो इसका बड़ा क्लियर मीनिंग है फोक और एग्जिक का, लेकिन यहाँ पे इसका क्या सिमेंटिक होगा। फिर सिग्नल हैंडलिंग क्या होगी, क्या सिंक्रोनियस वे में होगी या एसिंक्रोनियस में होगी। जब एक प्रोसेस ने एक सिग्नल जनरेट किया तो जितने उसके थ्रेड्स हैं उसे कैसे मिलेगा, क्या सिंक्रोनियस वे में होगी और या नॉन एसिंक्रोनियस वे में होगी, यानी ब्लॉकिंग होगी या नॉन ब्लॉकिंग वे में होगी। अगर एक थ्रेड को आप कैंसिल करना चाह रहे हैं तो कैसे उस एक स्पेसिफिक थ्रेड की कैंसिलेशन होगी, क्या ये सिंक्रोनियस मैनर में होगी, नॉन ब्लॉकिंग में, या फिर डिफर्ड हो जाएगी। थ्रेड की लोकल स्टोरेज TLS वो क्या होगी, शेड्यूलर एक्टिवेशंस जो हैं वो कैसे होगी। तो सिमेंटिक और फोक एंड एग्जिक का क्या है, डज फोक डुप्लीकेट करेगा कॉलिंग थ्रेड को या ऑल थ्रेड को, ठीक है। और यूनिक्स के अंदर जो हैं फोक के 2 वेरिएंट यूज़ किए जाते हैं इसे हल करने के लिए। एग्जिक जो है वो नॉर्मल की तरह यूज़ करता है। एग्जिक क्या करेगा, जो रनिंग प्रोसेस है उसे जो है वो रिप्लेस कर देगा जिसने न्यू स्पेस के साथ। सिग्नल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं यूनिक्स के अंदर जो नोटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट जो है वो हो गया है। हाँ, जैसे इंटरप्ट में हम पढ़ते हैं। फिर एक सिग्नल हैंडलर होता है जो बताता है कि सिग्नल जो है वो किस इवेंट ने जनरेट किया है, सिग्नल को डिलीवर करना है, उस प्रोसेस को सिग्नल जो है वो हैंडल करना है या डिफ़ॉल्ट वे में या यूज़र डिफाइंड वे में। डिफ़ॉल्ट हैंडलर जो है वो कर्नल रन करता है, ठीक है, और यूज़र डिफाइंड जो है वो ओवरराइड कर सकता है डिफ़ॉल्ट। ओवरराइड का मतलब होता है कि मेन में बता देना और किसी चाइल्ड के अंदर जो है वो उसे यूज़ करना। सिंगल थ्रेडेड या सिंगल डिलीवर्ड प्रोसेसेस के अंदर ये यूज़ किया जाता है यूज़र डिफाइंड। अब सिग्नल हैंडलिंग को लेके कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सिग्नल जो है वो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में किसे डिलीवर होगा। क्या सिग्नल जो है डिलीवर द सिग्नल टू द थ्रेड टू विच द सिग्नल अप्लाइज। पहला ऑप्शन क्या है, जिसके लिए सिग्नल है उसे ही हम डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हर थ्रेड को डिलीवर कर सकते हैं। तीसरा क्या है, सिग्नल को जो है वो कुछ थ्रेड्स को डिलीवर कर सकते हैं, या स्पेसिफिक थ्रेड की हम ड्यूटी लगा सकते हैं कि वो सारे सिग्नल्स को रिसीव करे और फिर डिटरमाइन करे कि कौन सा सिग्नल किसके लिए आया है। अगला है जी थ्रेड कैंसिलेशन कैसे होगी। हमने प्रोसेसेस में तो पढ़ा है जी कैस्केडिंग टर्मिनेशन होती है, अदरवाइज़ ज़ूम्बी और ऑर्फन बन जाते हैं प्रोसेसेस। तो थ्रेड कैंसिलेशन टर्मिनेटिंग अ थ्रेड बिफोर इट हैज़ फिनिश्ड थ्रेड, या फिर पहला ऑप्शन क्या है, उसकी वर्किंग से पहले ही उसे फिनिश कर दें। जैसे बेशक चाइल्ड वर्किंग में हो, जब पेरेंट बर्ड की कॉल चलाता है तो चाइल्ड जो की वर्किंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। या आप टारगेट थ्रेड को जो है वो कैंसिल कर सकते हो। दो अप्रोचेज़ हैं। एसिंक्रोनियस कहती है जी टारगेट थ्रेड को इमीडिएटली जो है वो आप टर्मिनेट कर दें। डेफर्ड कहती है कि टारगेट थ्रेड को जो है वो पीरियोडिकली कुछ टाइम के बाद जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। और नीचे भी थ्रेड के कोड की एग्जांपल गिवन है, ठीक है, कि क्या है और कैसे जो है वो होती है। थ्रेड कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिलेशन को जो है वो इन्वोक करती है, लेकिन एक्चुअल कैंसिलेशन जो है वो थ्रेड की स्टेट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है।
अगर थ्रेड कैंसिलेशन डिसेबल है तो कैंसिलेशन जो है वो पेंडिंग ही रहेगी, यानी ये डेफर्ड की तरह जो है वो काम करेगी। कैंसिलेशन तभी आकर होगी जब थ्रेड कैंसिलेशन का पॉइंट जो है वो पहुंच जाएगा, यानी जब क्लीन अप हैंडलर जो है वो इन्वोक हो जाएगा। लाइनक्स सिस्टम के ऊपर थ्रेड कैंसिलेशन जो है वो सिग्नल्स की मदद से की जाती है। अगला इशू हमने पढ़ा था जी, थ्रेड कौन सी लोकल स्टोरेज को यूज़ कर रहा होगा। TLS थ्रेड लोकल स्टोरेज अलाउ करती है थ्रेड को कि उसका अपना जो है वो कॉपी ऑफ डाटा हो, और ये यूज़फुल होती है जब थ्रेड क्रिएशन के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं होता, यानी जब हम एक थ्रेड पोल यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है वो सारे थ्रेड जो हैं वो पड़े हैं। अब ये जो थ्रेड लोकल स्टोरेज है ये लोकल वेरिएबल्स की तरह नहीं काम करती है, उसे डिफरेंट होती है। लोकल वेरिएबल हमें पता है जब फंक्शन इन्वोक होता है या कॉल होता है तभी लोकल वेरिएबल जो हैं वो वर्केबल होते हैं C++ प्रोग्राम में। लेकिन जो थ्रेड की लोकल स्टोरेज है ये फंक्शन इन्वोकेशंस के अक्रॉस ऑल द टाइम यानी ये विजिबल होती है। ये इसे आप समझेंगे स्टैटिक डाटा की तरह काम करती है, ठीक है। एक ऐसा डाटा जो सबके लिए शेयर्ड है। स्टैटिक में हम यही पढ़ते हैं ना कि एक सिंगल कॉपी ऑफ डाटा होती है जिसे सारे लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी शेड्यूलर एक्टिवेशन कैसे होती है। तो इस डायग्राम को ज़रा समझ लें। यूज़र थ्रेड, ठीक है, यूज़र थ्रेड बेसिकली क्या है, लाइट वेट प्रोसेस है, और देन कर्नल थ्रेड जो है वो बना हुआ है। शेड्यूलर एक्टिवेशन के अंदर क्या बताया जा रहा है कि आप मैनी टू मैनी थ्रेडिंग मॉडल को यूज़ कर लें या आप 2 लेवल मॉडल को यूज़ कर लें। रिक्वायर होगी कम्युनिकेशन ताकि अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स एलोकेट किए जा सकें यूज़र लेवल थ्रेड्स को, ठीक है। ये काम जो है वो बेसिकली होता है कि एक इंटरमीडिएट डाटा स्ट्रक्चर होता है जो यूज़र और कर्नल लेवल थ्रेड के दरमियान होता है, जिसे हम कहते हैं जी LWP, ठीक है। ये LWP बेसिकली क्या है, एक वर्चुअल प्रोसेसर की तरह काम करता है जिसके ऊपर प्रोसेस जो है वो शेड्यूल करवा सकता है कि कौन से थ्रेड्स ने चलना है। हर LWP जो है वो कर्नल थ्रेड के साथ अटैच होता है। अब अगला क्वेश्चन है जी कितने LWPs क्रिएट करें, क्या कितने, जितने यूज़र थ्रेड हैं उतने करें। तो शेड्यूलर एक्टिवेशन जो है वो अप कॉल्स की मदद से होती है, यानी ये LWP जो है वो अप कॉल की मदद से कॉल किया जाता है। एक कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म है कर्नल और अप कॉल हैंडलर के दरमियान में जो थ्रेड लाइब्रेरी के अंदर लिखा होता है। ये कम्युनिकेशन क्या अलाउ करती है जी, एप्लीकेशन को अलाउ करती है कि करेक्ट नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स को मेंटेन करके रखे जितने ज़रूरत हैं। और विंडोज़ थ्रेड और लाइनक्स थ्रेड जो हैं वो इसकी एग्जांपल हैं। यहाँ तक जो है वो हमने पढ़ना था। ये मैं आइडिया दे देती हूँ कि विंडोज़ थ्रेड के लिए जो प्राइमरी थ्रेड डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो ई थ्रेड का है, यानी एग्जेक्टिव थ्रेड ब्लॉक, जिसमें एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर टू प्रोसेस होता है जो विच थ्रेड बिलोंग एंड टू के थ्रेड इन कर्नल स्पेस। कौन सा कर्नल थ्रेड होगा और किस प्रोसेस से कोई थ्रेड जो है वो बिलोंग कर रहा है। के थ्रेड जो है वो शेड्यूल और सिंक्रोनाइज़ करेगा कर्नल मोड के अंदर थ्रेड्स को, ठीक है। और थ्रेड इन्वायरमेंट ब्लॉक जो है वो, इसमें हमारे पास थ्रेड की आईडी होगी, यूज़र मोड कौन सा है वो होगा, स्टैक और थ्रेड की लोकल स्टोरेज क्या यूज़ की जा रही है। विंडोज़ थ्रेड का डाटा स्ट्रक्चर गिवन है। ये तीनों जो अभी हमने देखे हैं, ई थ्रेड, के थ्रेड और TEB थ्रेड इन्वायरमेंट ब्लॉक, इसमें जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक डायग्राम के अंदर जो हैं वो लिखी हुई हैं। जो थ्रेड इन्वायरमेंट ब्लॉक है वो यूज़र स्पेस में होता है, और जो एग्जेक्टिव थ्रेड हैं और कर्नल थ्रेड हैं ये हमारे पास जो हैं वो कर्नल स्पेस के अंदर होते हैं। लाइनक्स जो है वो टास्क को रेफ़र करता है ना कि थ्रेड को, यानी थ्रेड के लिए जो टर्म लाइनक्स में यूज़ होती है वो टास्क ही है। थ्रेड क्रिएशन के लिए क्लोन, जैसे यहाँ पे फोक हम यूज़ करते हैं विंडोज़ में, यहाँ पे क्लोन की सिस्टम कॉल है।
क्लोन अलाउ करता है एक चाइल्ड टास्क कि वो शेयर करे अपने पेरेंट की एड्रेस स्पेस को, वो वही चीज़ें यूज़ कर सके, वही स्टैक, वही हीप, वही कोड सेक्शन, डाटा सेक्शन जो उसके पेरेंट का है, लेकिन पर जो इसकी आईडी है वो जो है वो यूनिक होगी। स्ट्रक्ट टास्क स्ट्रक्ट ये पॉइंट करता है डाटा स्ट्रक्चर को, ये शेयर्ड भी हो सकता है और यूनिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो रहा है। इसमें स्लाइड के हवाले से कुछ चीज़ें जो न्यू हैं वो हैं जी थ्रेडिंग इशू, ये न्यू हैं। इसके अलावा ये जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, इम्प्लिसिट थ्रेडिंग, ठीक है, और ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैचर, ये चीज़ें जो हैं आपके लिए न्यू हैं, और ओपन एमपी।